गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा बोर्ड ने जो इस बार सैम्पल पेपर दिए हैं उसका सेकंड कोड जो है बी कोड वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? स्टैट कॉलम है, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब जो स्टैट कॉलम है ना, इसे एक नाम से और जानते हैं। स्टैट कॉलम को ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। और जो हमारी एसआई यूनिट है कूलम, वो क्या होती है? 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि ईएसयू में यानी स्टैट कॉलम में और कॉलम में आखिर क्या रिलेशन है, यानी एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A thin convex lens of focal length 30 cm is placed in contact with a thin concave lens of focal length 20 cm। यानी एक convex है, concave है। What is the focal length of the combination? अब combination यानी total जो net effective focal length है वो क्या होगी? 1/f is equal to 1/30। convex है तो प्लस में लेंगे और concave है तो माइनस में लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1/30 माइनस 1/20 और एलशियम आ जाएगा हमारा 60। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, देन इट कम्स -1/60। सो द फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। और -60 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड है। तो जो बी होगा डेट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी एक लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 6000 एंगस्ट्रॉम होगी। वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आगे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये लाइट आ रही है, इसके ऊपर फॉल कर रही है और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो कहते हैं द रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ इज, यानी जो लाइट अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी ना, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में या स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, तो सेम मीडियम में जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो इसका मतलब अभी भी जो लैम्डा है वो क्या रहेगा? 6000 एंगस्ट्रॉम रहेगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है होल। होल इज, होल के बारे में जानते होगे आप। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल में से बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से एक वैकेंसी क्रिएट होती है, डेट इज कॉल्ड होल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव ए कोवलेंट बॉन्ड। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पी टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यानी पी टाइप सिलिकॉन है, कोई सेमी कंडक्टर है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। पहली बात तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे? होल्स होंगे। तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें होल मेजॉरिटी हो। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावलेंट एटम आर डोपेंट। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, बिल्कुल नहीं, होल मेजॉरिटी है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा 5th का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग द बोहर रेडियस एज A0 इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल विल बी अबाउट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बोहर मॉडल ऑफ एटम पे है और इसमें जो लिथियम है ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक जो एटम है ना उसकी रेडियस क्या होती है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास एंड दैट फॉर्मूला इज Rn इज इक्वल टू n स्केयर और A0 जो बोहर रेडियस है डिवाइडेड बाय z। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है। अब इसने एक ग्राउंड स्टेट का पूछा है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो 1 स्केयर इंटू A0 कितना है? 53 पिकोमीटर है। और z क्या होगा?
जेड लिथियम है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 3 होगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 18 आएगा। तो आंसर जो है वो आ गया अप्रोक्सीमेट 18 पिकोमीटर। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे करेगा और एक मटेरियल पे। ये ऑप्शन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। मटेरियल ऑफ कैथोड ओनली, ये भी नहीं। बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मटेरियल ऑफ कैथोड, ये मोर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी इन द रेंज। देखो ये रेंज आपको ध्यान रखनी होती है। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो होती है गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए इसमें ना कुछ केसेस होते हैं। एक्चुअल में तो एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है डेट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू जो होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करता है। अगर ये थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तो किसी तरह का फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स 0 हो जाएगा। वह 0 हो या 180 हो तो फोर्स 0 होगा। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, ठीक है। और अगर सेकंड सिचुएशन में थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 है देन एफ बिकम मैक्सिमम। और इस केस में कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 90 में तो क्या पाथ होगा। और इनके अलावा थीटा की और भी कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ 60 दी है वैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उस केस में जो है कैसा पाथ होगा, हेलिक्स यानी हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। तो हेलिकल पाथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। अब ये जो हमारा है ना करंट कैरिंग वायर, जैसे 2 करंट कैरिंग वायर है जिनमें दोनों में सेम डायरेक्शन में अगर करंट होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो अट्रैक्ट करती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ कहते हैं कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक बीम ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। ये मान ली बीम ऑफ प्रोटॉन है और ये हमने मानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कहते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ऊपर है, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर है और प्रोटॉन का भी अगर मोशन ऊपर है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है तो करंट ऊपर माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो करंट नीचे माना जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन नीचे मानी जाएगी, इसमें ऊपर मानी जाएगी। अब अपोजिट डायरेक्शंस में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसका मतलब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगी। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखो ये जो सर्किट है ना, एक्स और वाई के बीच में ओपन है सर्किट, और जब सर्किट ओपन होता है, सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होगा ना तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। सर्किट ओपन है सो नो करंट। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स और वाई में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इसका पोटेंशियल कितना, 0। इसमें भी कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल कितना, 0। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ इस बैटरी के कारण होगा, यानी कितना 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना आ गया, 120 वोल्ट आ गया। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मतलब जो लेंथ है ना वो डबल कर दी तो इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। जब इस तरह क्वेश्चन हो ना, यानी लेंथ डबल कर दी या हाफ कर दी, तो कैसे करते हैं वो देखिए। देखो जो नई लेंथ है वो क्या कर दी, 12। अब जब लेंथ अगर चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा। अब लेंथ अगर डबल हुई है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हो, यानी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम करके, ठीक है। तो यहाँ से आप एल डैश की वैल्यू रख के ए डैश निकाल सकते हैं। तो जब लेंथ डबल हुई है तो एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। अब जब एरिया हाफ हो गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू रो एल डैश क्या होगा 12 और ए डैश क्या होगा ए बाई
2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा 4 रो L बाई ए। ठीक है, इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया पुराने वाले रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर 4 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल क्वेश्चन है, कहता है लेंजिस लॉ इज ए कंसिक्वेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंजिस लॉ क्या होता था, जो हमें डायरेक्शन बताता था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आपको, साथ साथ रिवीजन होती रहती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट कौन बताता है, लेंजिस लॉ। और लेंजिस लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर। तो जो कैपेसिटर है ना उसका जो रिएक्टेंस होता है, जो कैपेसिटर है उसका जो रिएक्टेंस होता है एक्स सी, क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी, यानी 1 बाय 2 पाई एफ सी। एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो जो एक्स सी है वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखें फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंस उतना कम होगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या है हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एक्स सी क्या होगा स्मॉल होगा, लेस रिएक्टेंस। तो एक्स सी क्या होगा लेस रिएक्टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये नए पैटर्न के हिसाब से जो एजर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन आने लगे हैं वो है। तो ये बात लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर दोनों ए और आर ट्रू है और आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो ए ऑप्शन है, और दोनों ट्रू है जो आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता तो बी ऑप्शन है, और ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी है, ए फॉल्स है आर भी फॉल्स है तो क्या होगा डी होगा। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है 15 सॉरी, इन ए सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल, यानी लोएस्ट पोटेंशियल का जो पॉइंट है इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इम्पॉसिबल है, गलत है बिल्कुल। लोएस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी होता है, पॉजिटिव टर्मिनल तो क्या होता है हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब क्या है फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द करंट फ्लो टुवर्ड द पॉइंट ऑफ द हायर पोटेंशियल। जो करंट है हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है एज इट डज इन सच ए सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल भी नहीं, जो करंट है वो कहाँ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो ये रीजन है ये भी क्या है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो करंट है ना पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जब ये कह रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दोनों चीजें फॉल्स है, और जब दोनों चीजें फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 जो क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजोनेंस के ऊपर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना, रेजोनेंस की कंडीशन ही ये है कि रेजोनेंस पे क्या होगा एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। इसका मतलब जो फर्स्ट है एजर्शन क्या है बिल्कुल ट्रू है। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा नहीं है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इक्वल और अपोजिट नहीं होती। ये सिर्फ इक्वल सिर्फ तब होता है जब क्या हो रेजोनेंस हो। ठीक है ना, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल सिर्फ तब होगा जब रेजोनेंस हो। ऐसा जनरली नहीं है कि एलसीआर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो। तो इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 क्या कहता है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है। और पार्टिकल नेचर बताता है, इसका मतलब ये बात गलत है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है फॉल्स, फॉल्स है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल भी नहीं, ये भी फॉल्स है। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी पे। ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो दोनों बातें गलत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा डी होगा। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल करेक्ट है। जो बाल्मर सीरीज है वो किसमें होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। तो दिस इज ट्रू। बाल्मर मीन्स विजिबल, हैंस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। ऐसा कुछ नहीं है, बाल्मर का मीन्स कोई विजिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो वन इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे जो इसमें क्वेश्चन है वो है केस स्टडी बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो वाले हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसको रीड करके क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, देखें तो कहते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है v वो कितनी दी है, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एंटर ए रीजन बिटवीन टू प्लेट्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर रहा है। ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट सच दैट द इलेक्ट्रॉन बीम जस्ट स्ट्राइक द एज ऑफ द लोअर प्लेट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां से एंटर करती है उसके बाद ये कहता है लोअर प्लेट की तरफ चली जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब नीचे वाली प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और ऊपर वाली पे कैसा, सॉरी नीचे वाली पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाली पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। सिर्फ ऐसा तभी पॉसिबल है ना, जस्ट स्ट्राइक द एज ऑफ द लोअर प्लेट। अब पूछा गया इस पैराग्राफ से, इस नॉलेज से हमें, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज, मतलब यहां से चल के इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में कितना टाइम लगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होगा, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इनटू टाइम। ठीक है, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और पुट करने के बाद आंसर निकालते हैं। देखिए, तो यहां से टाइम आ जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻², तो ये डिस्टेंस हो गया, और डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी दी है, 3 × 10⁻⁷, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाके 10⁻⁹ सेकेंड, तो ये पहले का हमारा आंसर हो जाएगा भाई 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है, सेकंड देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलो बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी शेप कैसी है, शेप तो नजर आ रही है हमें, कैसी शेप है, पैराबोला है। ठीक है, तो शेप कैसी है, पैराबोला है, शेप कैसी है, पैराबोला। अब पैराबोला है क्यों, क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने से क्या आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रही है। तो इसका मतलब पैराबोला क्यों है, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके कारण जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, नाउ अब कहते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना अप्लाई होगा, अब वो देखते हैं। तो आगे बात करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है, इन जो सी पार्ट है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। अब हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा, यानी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, और इस प्लेट पे क्या पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव, और इस पे क्या पोलैरिटी होगी, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई एंड टी स्केयर। ठीक है, अब एस वाई क्या है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर, और वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो प्लस 1/2 ए वाई, और टाइम हमारा आया था 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻9 और इसका स्केयर। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन के लिए सोल्व होगा, ए वाई के लिए, और ये जो ए वाई है वो आएगा 10⁻6 मीटर और पर सेकंड स्केयर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गई है। ठीक, अब इस एक्सेलरेशन का यूज करके हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, कैसे देखते हैं। नाउ जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब यहाँ से m इंटू ए वाई इज इक्वल टू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल, और डिवाइडेड बाय लेंथ। अब यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे v इज इक्वल टू m a y l और डिवाइडेड बाय q। ठीक है, तो अब हमें यहाँ सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी। जैसे m है, m यानी इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, एक्सेलरेशन जो ऊपर आई है 10 टू पावर 6, और जो l यानी कि जो लेंथ होगी, यानी जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, यानी जो डिस्टेंस है l मीन्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो 10 टू पावर -2 और डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, तो अब इन सभी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे सोल्व करके आएगा डेट इज v इज इक्वल टू 568.75 568.75। ठीक है, 568.75 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा हमें एक बार देखते हैं। पहले हमने क्या किया है, ये हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में बात कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पाथ में आएगा, पैराबोलिक पाथ में। पैराबोलिक पाथ में आने का कारण क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन कर रहा है वो। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको सोल्व करके वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आ गई। उसके बाद फोर्स एम ए वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, ई की जगह वी बाई एल रखा और इस इक्वेशन को वी के लिए सोल्व किया और जो वैल्यू आ गई 568.75 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब इसके ना और में क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight and undeviated। मतलब यहाँ है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात करी है, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है। तो कहते हैं इस दोनों प्लेट्स के रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो, कितना मैग्नेटिक फील्ड हो, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, ताकि जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम है ये स्ट्रेट जाए, इसके ऊपर कोई किसी तरह का डिफ्लेक्शन ना हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन की बीम के ऊपर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है वो तो नीचे की तरफ है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, एफ ई। इसका मतलब अब ये बिना डेविएशन के कब जाएगा, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे और उसको फिर सोल्व करेंगे। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक क्या होगा, Q V B और साइन 90 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो V कितना आ गया, E और बाय में B। ठीक है, अब E की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो E हमें निकालना होगा जो पीछे हमारे फॉर्मूले से वहीं से। ठीक है, हमें B चाहिए एक्चुअल में, V नहीं, B चाहिए। तो B क्या हो जाएगा, E और डिवाइडेड बाय V, तो दिस इज 1 बाय V। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और डिवाइडेड बाय ई, एम ए वाई बाय ई। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से B आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले हम स्पीड पुट करेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 और एक्सेलरेशन जो आई थी हमारी 10 टू पावर 16। ठीक है, एक्सेलरेशन 6 थी, 10 टू पावर 6 सॉरी, 10 टू पावर क्या थी, एक्सेलरेशन 6 और डिवाइडेड बाय ई, ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा 1.9 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद, 1.9 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्या कहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर आइडेंटिकल पार्टिकल इन द सेंस दैट देयर मास आर नियरली द सेम, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है करीब करीब सेम होता है।
द फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स डज डिस्टिंग्विश देम, उनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और मास डिफेक्ट। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय द क्वाड्रुपल मोमेंट and the spin of the nucleus depend on the mass number, and the whole mass of the atom nearly 99% is centered at the nucleus। ठीक है, इस पैराग्राफ से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो बाइंड करता है न्यूक्लियॉन्स को, बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। ठीक है। सेकंड है ए फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज सेम एज दैट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी दो प्रोटॉन्स के बीच में भी उतना ही फोर्स है जितना एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में है। तो वो फोर्स कौन सा होगा? कौन सा फोर्स होगा? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है ना, यही वो फोर्स होगा जो दोनों प्रोटॉन में भी उतना ही है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में भी वही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम आर हेल्ड बाय। अब एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स को कौन बांध के रखता है? न्यूक्लियर फोर्स बांध के रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर। देखो रेडियस जो है मास नंबर से कैसे रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। देखो जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अब वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से अगर हम आर की बात करें, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 और यहाँ से कांस्टेंट आता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। आर नॉट जो है कांस्टेंट होता है और इस आर नोट की जो वैल्यू है वो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन और दिया गया है, वो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लाई हैविंग मास नंबर इन रेशियो 1:3। देखो मास नंबर का रेशियो दिया है और डेंसिटी का पूछा गया। एक्चुअल में डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड करती ही नहीं, डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब जो दो न्यूक्लाई हैं उनकी जो डेंसिटी है उसका जो रेशियो वो क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। ठीक है, तो जो डेंसिटी वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, सेम रहती है डेंसिटी की वैल्यू सभी जो न्यूक्लियस हमारे उनके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।